आज हम वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। वैदिक काल के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों में भी कुटीर उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। सबसे पहले कृषि। वैदिक सभ्यता क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम सभ्यता थी, इसलिए उनका आर्थिक जीवन जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर और पशुपालन पर आधारित था। और भारत में आने से पहले ही या भारत में आने से पहले आप देखो, सिंधु सभ्यता जो है उसमें भी कृषि जो है वो मुख्य रूप से होती थी। और जब आर्य भारत में आ गए, भारत में आने के बाद आर्यों के, उन्होंने जो वन्य प्रदेश थे उनको साफ करना शुरू कर दिया और गांव जो हैं उनकी स्थापना की। और किसी भी गांव की स्थापना के समय वैदिक लोग, आर्य लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि ग्रामवासियों को ग्राम के आसपास का क्षेत्र जो है वो खेत के रूप में उपलब्ध हो सके। उनके जो पशु होते थे, मवेशी होते थे, उनके लिए पर्याप्त चारागाह उपलब्ध रहे, इस बात का वो विशेष रूप से ध्यान रखते थे। वैदिक काल में खेत जो हैं वो किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे, राजा की संपत्ति नहीं माने जाते थे। किसान जो है वो खेतों की उपज का कुछ हिस्सा कर के रूप में देता था, जिसे बलि कहा जाता था। और आमतौर पर ये 1/6 भाग जो है वो वसूल किया जाता था। अब ये किस रूप में लिया जाता था? तो इस बलि को, इस कर को किसान अपने अन्न की पैदावार के रूप में देता था। राजा को किसान की भूमि हड़पने का, छीनने का, किसान को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था। चारागाह जो होते थे, जो कि ग्राम के चारों ओर होते थे, वो संपूर्ण गांव की सम्मिलित संपत्ति माने जाते थे। और गांव के सभी पशु जो हैं वहाँ पर चरते थे, चारागाह करते थे। ये तो थी भूमि की स्थिति। अब इस भूमि में जो उपज होती थी वैदिक काल में, वो होती थी जौ की, जो कि यव कहलाता था, धान, गेहूं जिसे ब्रीही कहा जाता था, तिल, उड़द, मसूर, चना। जो आज आम फसलें हैं वही फसलें वैदिक आर्यों के द्वारा भी उपज की जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि धान का अर्थ चावल है, लेकिन चावल न होकर अन्न ही था उस समय में। खेतों में बुआई का काम, हलाई का काम जो है वो हल और बैल से किया जाता था। हल उस समय लकड़ी का बना होता था और हल के जो सींचने के वो जो बैल होते थे वो 6, 8, 12, 24 संख्या में उल्लेखित मिलते हैं। और इसी हल और बैल से भूमि की जुताई की जाती थी और फिर बीज बोया जाता था। वहाँ हल के ऊपर एक वो कुप्पी लगा देते थे, उस कुप्पी में से वो बीज डालते जाते थे, जिससे बीज बो दिया जाता था। जानवरों की, मवेशियों का जो गोबर होता था वो खाद के रूप में प्रयोग होता था। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें खेत के जोतने, बोने, काटने, अन्न को अलग करने, कुल मिलाकर संपूर्ण जो एक तरह से अनाज निकालने की जो प्रक्रिया थी वो उल्लेखित मिलती है। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो उसे द्रात, जो जिसे हंसिया बोला जाता था, से काटकर खड्डे बनाकर, गड्ढे बनाकर खलियान में लाया जाता था और फिर उसे कूट कूट कर धान और भूसा जो है वो, अन्न और भूसा जो है वो अलग कर लिया जाता था।
जौ की बुआई जो है वो जाड़े में होती थी और गर्मी में कटती थी। धान जो है वो वर्षा ऋतु में बोया जाता था। इसी तरह से तिल और मसूर जो है वो भी जो सीजन होता था उस समय में बोया जाता था, वो भी सर्दियों का ही होता था। और सर्दियों में तो हालांकि वो कटते थे, उससे पहले वो बोए जाते थे। वैदिक काल में भी कृषि जो है वो मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित थी और इसीलिए देवी देवताओं की जब वो स्तुति करते थे तो वो कहीं ना कहीं इस बात की भी दुआ करते थे, इस बात की भी प्रार्थना करते थे कि हमारी फसल जो है वो सुरक्षित निकल जाए। इसके अलावा कुएं जो कि अवत कहे जाते थे द्वारा भी सिंचाई होती थी। नदियों, तालाबों, झीलों की भी व्यवस्था थी। अतः वैदिक काल की जो कृषि व्यवस्था हम देखें वो करीब करीब आज के ग्रामीण कृषि व्यवस्था से मिलती जुलती है। और वैदिक काल में भी कृषि कर्म जो है उसने काफ़ी उन्नति कर ली थी और कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर स्थान जो है वो रखती थी। मुख्य रूप से जो उनका आधार था अर्थव्यवस्था का वो कृषि ही था। अब आता है पशुपालन। पशुपालन भी आर्यों का मुख्य व्यवसाय था और ऋग्वेद में पशुधन की वृद्धि के लिए अनेक बार देवताओं की स्तुति की गई है। और इस समय में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं को पालित किया जाता था, लेकिन गाय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण थी। गाय के दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती थी वो उनके भोजन का मुख्य आधार थी। गाय का गोबर जो है वो लीपने पोतने तथा खाद के रूप में काम आता था। बैल जो हैं वो खेती में आपको बताया था कि खेती की मतलब बुआई से लेके और जुताई जो होती थी वो बैलों के द्वारा ही होती थी। इसके साथ साथ दान पुण्य में भी गायों का प्रयोग किया जाता था और गाय जो है वो विनिमय का एक माध्यम थी क्रय विक्रय और लेन देन में। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक युग में गोपद बंद हो गया था, गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। घोड़ा जो है वो भी आर्यों का प्रिय पशु था, इसका सामरिक महत्व था। माल को ढोने और रथों को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा ये मनोरंजन में भी घुड़दौड़ जो है उस समय में बहुत प्रचलित थी, मनोरंजन का भी एक साधन था। ऋग्वेद में ऊंट का भी उल्लेख मिला है, अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख मिला है। तो कुल मिलाकर उस समय में पशुपालन जो है वो मुख्य व्यवसाय था, अर्थव्यवस्था का आधार था। अब आता है उद्योग धंधे। वैदिक काल में आप देखिए समाज जो है उसमें 3 वर्ग मुख्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण जो है उनका कार्य जो है धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाना, क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य जो है उसका काम था सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और इसके लिए वे कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे रखते थे, करते थे और इनमें व्यस्त रहते थे। वैदिक साहित्य में हमें घरेलू उद्योग धंधे जो हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैसे आर्य लोग धातु कला से पूर्ण दक्ष थे, धातुओं को गलाने और उन्हें पीटकर विभिन्न वस्तुओं को बनाने में दक्ष थे। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, शीशा आदि धातुओं का ज्ञान था।
सुनार स्वर्णकार जो होते थे वो सोने और चांदी की विभिन्न आभूषण बनाते थे। ऋग्वेद में सोने को हिरण्यपिंड कहा गया है। निष्क जो है एक लोकप्रिय आभूषण, कुछ कहते हैं कि वो सिक्का था, स्वर्ण का बना होता था। हालांकि ऋग्वेद में चांदी धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्पष्ट है कि आर्य लोग, वैदिक लोग इस धातु से परिचित हो गए थे। इनके जो लड़ाई के अस्त्र थे, चाहे उसको कवच हो, बाण हो, वो अयस्क धातु से बनते थे। अब ये अयस्क धातु क्या थी, इसमें विद्वानों में मतभेद है, और मुख्य रूप से इसे लोहा, तांबा या कांसा जो है इनमें से माना जाता है, जो कि लाल रंग की होती थी। और लाल रंग की होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि ये या तो तांबा होती थी या कांसा होती थी, लेकिन ज़्यादा जो पक्ष है वो तांबे के पक्ष में है। लोहे का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होता था। इसके अलावा लकड़ी जो है वो मुख्य रूप से उपयोग की जाती थी। लकड़ी के दरवाजे, चारपाई, तख्त आदि बनाए जाते थे। ये तो हुआ धातु उद्योग। अब उस समय में वस्त्र उद्योग जो है वो भी काफ़ी उन्नत था। सूत कातना, कपड़ा बुनना से वो परिचित थे। जुलाहे जो हैं वो वाय कहे जाते थे। कताई, बुनाई, कढ़ाई और सिलाई का काम प्राय स्त्रियां करती थी। और अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में ऊन, सन, रेशम आदि वस्त्रों का भी प्रचलन था। एक धनी लोग जो विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे, उसके लिए शीम शब्द का भी उल्लेख मिलता है। वानप्रस्थी और सन्यासी जो हैं वो चमड़े के वस्त्र पहनते थे। ये उस समय का वस्त्र उद्योग था। इसके अलावा वैदिक काल में चर्मकार जो है, चमड़े का जो कुटीर उद्योग था वो भी व्यापक रूप से प्रचलित था। और चर्मकार के लिए चर्मना शब्द का उपयोग किया गया है। चमड़ा जो है वो मुख्य रूप से बैल और अन्य पशु जो होते थे उनकी खाल से बनता था। इसके अलावा कुम्हार का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। कुम्हार चाक की सहायता से, जैसे आज मिट्टी के घड़े, प्याले, तस्तरियाँ सब मिलते हैं, ऐसे बनाते थे उस समय में भी। चिकित्सा भी काफ़ी उन्नत थी। वैद्य जो होता था उसे भिषज कहा जाता था। और चिकित्सा में विभिन्न रोगों का उपचार का भी उनको ज्ञान था, जैसे क्षय, कोढ़, पागलपन, गठिया, नेत्र रोग, सिर पीड़ा, नासूर, फोड़ा, ज्वर आदि जो है इनका इलाज किया जाता था। इनके उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार की जाती थी। लेकिन कुछ लोग उपचार में तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते थे। अब ये जो व्यापार थे, कुटीर उद्योग था, उनका किस तरह से व्यवस्था थी, तो इसके लिए संघ और संगठन होते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी, गण और गणपति आदि शब्दों का उल्लेख मिला है, जो कि अलग अलग उसके उद्योग धंधों के होते थे। जैसे अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं, संघ बने हुए हैं। ये उस समय में कुटीर उद्योगों की व्यवस्था थी। अब आता है व्यापार।
वैदिक काल में व्यापार जो है वो उन्नत अवस्था में था। व्यापार जो है वो स्थल और जल दोनों मार्गों के द्वारा होता था। बड़ी बड़ी जल मार्ग में बड़ी बड़े नौका जो है उनका प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा है कि ऋग्वेद आर्यों को विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान देने का समय न मिला होगा, क्योंकि उन्हें निरंतर युद्धों में लगा रहना पड़ता था। इसके उलट डॉक्टर मजुमदार और वी आमटे कहते हैं कि आर्य लोग समुद्री यात्राएं करते थे। बेबीलोन और पश्चिमी एशिया के साथ उनका व्यापार होता था, और संभवतः ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विदेशी व्यापार का विकास जो है वो हो गया था उत्तर वैदिक काल तक। और व्यापार के लिए प्रारंभ में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। गाय जो है मुख्य विनिमय का साधन थी, लेकिन उसके बाद मुद्राएं भी धातु की आ गई थी, जिनमें स्वर्ण जो है निष्क मुद्रा का उल्लेख मिला है। तो ये उस समय में व्यापार की स्थिति थी विनिमय के संबंध में। हालांकि निष्क जो है वो अभी भी विवाद का विषय है कि ये कोई आभूषण था या मुद्रा थी, लेकिन ज़्यादा पक्ष इसी में है कि मुद्रा ही थी। शतपथ ब्राह्मण में शतमान मुद्रा का भी उल्लेख है, जो कि दक्षिणा देने में काम आता था। इसी प्रकार कृपल और पाद जो है उन मुद्राओं का भी उल्लेख मिला है। और डॉक्टर भंडारकर ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस युग में निष्क, कृपल, स्वर्ण, शतमान, माशक, काशार्पण पृथक पृथक मूल्य की मुद्राएं थी और तोल के धातु खंड थे, जिनके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। तो ये उस समय में व्यापार की स्थिति थी। इसके साथ साथ वैदिक युग में ऋण लेने और देने की प्रथा भी थी, लेकिन कुछ शर्तों पर ब्याज दिया जाता था। ये शर्तें क्या होती थी इसकी जानकारी नहीं मिलती। राज्य का कर जो है वो पशु और धान्य दोनों में दिया जा सकता था। राज्य इनका प्रयोग किस प्रकार करता था इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये स्पष्ट है कि वैदिक युग में आंतरिक व्यापार जो है वो काफ़ी उन्नत था। बड़े बड़े नगर जो थे, कई लोग नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, और कुल मिलाकर वैदिक अर्थव्यवस्था जो है वो समृद्ध थी।